क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 26 मई 2014 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बेहद अहम दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन देश में 30 साल बाद एक ऐसी सरकार ने सत्ता संभाली थी जिसे जनता ने बहुमत दिया था। जी हां, 30 साल यानी कि 3 दशक के बाद, और वो सरकार थी नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार। और उस सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। जी हां, 2 साल, ठीक 2 साल इस सरकार को पूरे हो गए। जाहिर तौर पर एक तरफ सरकार जश्न मना रही है, विपक्ष हमले कर रहा है, पर इस वक्त ये ग्राउंड रियलिटी को जांचने का वक्त है कि इन बीते 2 सालों में देश की जनता को दरअसल क्या कुछ मिला है, और क्या देश में बदलाव की जो बात की जा रही थी, क्या वो बदलाव की तरफ देश बढ़ा है, और क्या जो वायदे किए गए थे उन वायदों को अमल में लाने के लिए सरकार बढ़ रही है। आज दो टूक में ये तमाम सवाल हम उठाएंगे, इसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। 2 साल पहले देश में हुए आम चुनावों में जनता ने 3 दशक में पहली बार एक पार्टी को बहुमत के साथ देश की सत्ता सौंप दी थी। लोगों की उम्मीदें उफान पर थीं। अब 2 साल बाद मौका ये जांचने का है कि मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी साबित हुई है। सरकार का दावा है कि बीते 2 सालों में देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे इन बदलावों का असर दिखाई देने लगेगा। जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। जहां सरकार और भाजपा 2 साल की सफलताओं का जश्न मनाने की तैयारियों में हैं, वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 2 साल बुरा हाल के नारे के साथ देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी और सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाएगी। उधर भाजपा खम ठोक कर दावा कर रही है कि बीते 2 साल में देश में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला उजागर नहीं हुआ है। आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे तेज है, और उज्ज्वला, जनधन जैसी योजनाओं से देश के गरीबों को सीधा फायदा हो रहा है। सरकार और विपक्ष के दावे अपनी अपनी जगह हैं, पर अगर पिछले 1 सप्ताह में देश भर में हुए अलग अलग सर्वेक्षणों पर नजर डालें तो इसके नतीजे तो यही कहते हैं कि देश की आधी से ज्यादा आबादी मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट है। इन अलग अलग सर्वेक्षणों के अनुसार 46 से 61% लोग ये मानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार में कमी आई है, कारोबार आसान हुआ है, और दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है, और साथ ही लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट में सर्वेक्षण का भी जिक्र है, उन सर्वेक्षणों पर भी बात करेंगे। लेकिन जो 2 बड़े सवाल आज जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल कुछ यूं है। पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारा आज का पहला सवाल, क्या मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में देश में बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं? ऐसा दावा किया जा रहा है, तो क्या वास्तव में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो कैसे? ये हमारा आज का पहला सवाल है। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सरकार का जश्न जारी, कांग्रेस का विरोध शुरू, पर क्या सोच रही है देश की जनता? बड़ा मुश्किल सवाल है, देश की जनता क्या सोच रही है इसकी तह तक जाना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। इस पे दावे प्रति दावे क्या है उस पर हम बात करेंगे। और 3 मेहमान हमारे साथ जो आज दो टूक में जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दो। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ इसके अलावा हरीश गुप्ता जी हैं, लोकमत के नेशनल एडिटर, और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। आपकी सरकार को 2 साल पूरे हुए, चलिए इस बात की शुभकामनाएं, लेकिन क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हुई? क्या अच्छे दिन आए? देखिए, अच्छे दिन तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, पर ठीक है, हमारे विरोधी हमसे अलग मत रखने को स्वतंत्र हैं। मैं तो उन चीजों को कोट करता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कही है। बताइए, पिछली सरकार जब थी तो मूडीज ने क्या कहा था? रेटिंग की थी भारत की स्टेबल, अब इंप्रूव करके कर दी पॉजिटिव। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 71वें से 16वें नंबर पे आ गए। आईएमएफ के हिसाब से इस समय भारत विश्व में सबसे बड़ा एफडीआई का आकर्षण है, बिगेस्ट एफडीआई अट्रैक्शन। पिछले 6 महीनों से हम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चीन से अधिक हमारी विकास की दर है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, इस पर तो कहीं किंतु परंतु का स्कोप है नहीं। ये कोई भारत सरकार के आंकड़े नहीं है। अब जनता के आंकड़े पे जनता की बात करो, जनता का हर वर्ग। अगर हम गरीब की बात कहें तो सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट खुलना
चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, उसका लाभ मिलना हो, या स्वच्छता अभियान हो, या मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, देखिए सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं जी, मगर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए अभियान, दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, इन दोनों का तो राजनीति से मतलब नहीं था। यह आह्वान किया प्रधानमंत्री ने और उसके बावजूद उसका परिणाम दिख रहा। आप कहेंगे साहब आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हुआ क्या? हरियाणा में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी उसमें स्त्री मतलब लड़की और लड़के के अनुपात में भारी सुधार दर्ज किया जी। तीसरी बात, इससे पहले सरकार क्या कहती थी, हमें और चाहिए। याद करिए लोकसभा से पहले ताल कटोरा में अधिवेशन हुआ था और श्री राहुल गांधी जी ने बड़े आदेशात्मक स्वर में कहा था, साहब वो 9 सिलेंडर नहीं 12 सिलेंडर चाहिए सब्सिडी वाले। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गिव इट अप, छोड़ दो। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी के कैलेंडर सिलेंडर छोड़ दिए और उससे वो गरीब महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत वो सरकार ने अपने पास पैसा नहीं रखा और उनको दिया। उनकी आंखों से जो आंसू धुएं के पूछे हैं उनसे पूछ लीजिए। इसी पर आ रहा था, पहली योजना पर आ रहा था कि जब आपने कहा ठीक है गिव इट अप में लोगों ने छोड़ा, मध्यम वर्गीय जो परिवार थे, उच्च वर्गीय परिवार थे, उन्होंने छोड़ा, गरीबों का फ्री जो है गैस सिलेंडर दे रहे, ठीक है। लेकिन सवाल बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन्होंने गिव इट अप किया उनको क्या मिला? देखिए हम तो ये साफ बात कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया जो सक्षम लोग हैं वो छोड़ें जी, ताकि समाज के विपन्न लोगों तक भी वह चीज पहुंच सके। सक्षम लोगों ने छोड़ा और उन लोगों तक ये बात पहुंची। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने छोड़ा, यानी एक तो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सोच में अंतर कि हमें और चाहिए, इन्होंने कहा छोड़िए, और दूसरा प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार का नैतिक विश्वास जनता के अंदर है। शायद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा था कि एक टाइम का भोजन छोड़ दे, उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा आह्वान नहीं किया और उस आह्वान का पूरा धरातल पर यह प्रभाव दिख रहा है जो करोड़ों लोगों द्वारा छोड़ी गई सब्सिडी आंकड़ों में दिख रहा है और लाखों लोग जिनको मिलना शुरू हो गया है उज्ज्वला योजना में, उसमें दिख रहा है। मीम अफजल साहब, आप सहमत तो नहीं होंगे और विपक्ष सहमत होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े उनकी बात कर रहे हैं और ये बात भी सही है कि इतने एक आह्वान पर लोगों ने गिव इट अप किया, तो क्या वास्तव में माने कि देश में कुछ बदलाव की तो शुरुआत हुई है? बदलाव की शुरुआत हुई है नीचे की तरफ जाने के लिए। कैसे? वो मैं बताता हूँ आपको। ये सरकार पिछले 2 साल में, जहाँ आप बहुत सारी बातें सुधांशु जी ने बताई, उसके साथ साथ आप दूसरी तरफ भी गौर कीजिए कि इस 2 साल सरकार ने नारेबाजी, जुमलेबाजी, नफरत साजी और आंकड़े साजी जो अभी हो रही थी, ये काम तो बड़े अच्छे ढंग से किया है। वजह यह है कि आम आदमी पूछ रहा है अच्छे दिन कहाँ हैं, लापता हैं अच्छे दिन। 15 लाख का हर आदमी को इंतज़ार है, अभी तक 15 पैसे नहीं आए। जनधन योजना में आपने अकाउंट्स खुलवा दिए, पैसा 1 रुपया नहीं है उसके पास, आपने अकाउंट खुलवा के और उसका बार बढ़ा दिया, सरकार पे बार बढ़ा दिया, लेकिन उस अकाउंट का क्या करेगा आदमी, पैसे ना हो। महंगाई आसमान से उतरने को तैयार नहीं है, रुपया ऊपर जाने को तैयार नहीं है। एक्सपोर्ट पिछले 17 महीने से लगातार गिर रहा है, इंपोर्ट भी कम हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ख़त्म हैं। आप मुझे बताइए, देश की बात करें, इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है आज तक अपनी तकरीरों में कहते थे कि 2022 तक हर बेघर के सर पर हम छत देंगे और उसको घर देंगे। 2022 की बात क्यों? मैं अभी कह रहा हूँ 2022 में 2 साल तो निकल गए ना, है तो 19 तक, लेकिन 3 साल बाद में भी मांगे थे। प्रधानमंत्री ने कहा भाई अगले 5 साल भी दे देना मेरे को, तभी मैं सबको दूंगा, लेकिन अगले 5 साल तो जब ही देंगे ना जब आपने इन 2 साल में कुछ उतने घर दे दिए। घर तो आप क्या दोगे? 33 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, नहीं, वो बेचारे परेशान हैं। मुझे मैं अभी बहुत सारी चीजें हैं। मीम अफजल साहब, मुझे याद है टाइम नहीं होगा, मेरे पास बहुत चीजें हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मैं वो तो आप दोनों प्रवक्ता हैं, आप दोनों को अगर मैं पूरा दिन दे दूं तो आप पूरे दिन वो पक्ष में आप विपक्ष में कह सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मुझे याद है पिछली बार मुझे याद है कि आपने इसी कार्यक्रम में एक बार पिछली बार परसेप्शन का जिक्र किया था, तो मुझे लगता है अच्छे दिनों का परसेप्शन आपका कुछ मैं यही कह रहा हूं, आज भी मैं उस बात कह रहा हूं। आप कह रहे हो कि परसेप्शन, आपका परसेप्शन हो सकता है अच्छे दिन नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, तो परसेप्शन का भी तो फर्क हो सकता है। हूं कि परसेप्शन के लिए वो जो आपने दूसरा सवाल, पहला सवाल पूछा था दूसरे सवाल में कि जनता से जाके पूछिए परसेप्शन क्या है। अब सर, अब मोदी जी जिस
धरातल पे पहुंच गए थे, जिस पोजीशन पर पहुंच गए थे, आप जाकर पूछिए लोगों से, क्या वो आज भी उसी जगह हैं? मीम अफजल साहब, जब आप जनता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये याद दिला दूं, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार वो चल रहे होंगे। 3 कुल मिलाकर सर्वेक्षण अभी हुए हैं बीते 1 हफ्तों में, और इन तीनों सर्वेक्षणों के जो नतीजे हैं वो ये कहते हैं कि करीब करीब 46 से 60% और उससे भी ज्यादा प्रतिशत के लोग जो हैं वो इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। दैट मीन आधी से ज्यादा आबादी वो ये कह रही है कि इस सरकार के, और ये एक नहीं, मैं 3 सर्वेक्षणों की बात कर रहा हूं, तो जनता का परसेप्शन तो ये भी हो सकता है। मुझे एक आदमी बुला दीजिए जो कह दे कि इस देश में जितनी बाल महंगी हुई है बहुत अच्छा काम हुआ है। सर वो मैं ये फिर आप कौन सा अच्छा काम हुआ है? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने नौजवानों ने मोदी जी को किस जज्बे के साथ वोट दिया था? आपने कहा 2 करोड़ जॉब देंगे, आपको मालूम है कितने? 4 करोड़ जॉब, 4 करोड़ जॉब 1 साल में। और सुन लीजिए कितना दिया है, 1,56,000 जॉब दिए हैं 2015 में। अफजल साहब, ये जो आपने सवाल उठाया इस पर मैं, क्योंकि मैंने यहां पर सर्वेक्षण की बात करी, और मैं मानता हूं कि कम से कम ये बिंदु जो आप रोजगार का उठा रहे हैं, सर्वेक्षण ये भी कहता है, तो अगर आपके इस बात से सहमति है तो यह यहां सहमति है, लेकिन बाकी बिंदुओं से आपको क्या सहमति होगी वो मैं आपसे पूछूंगा। हरीश जी 1 मिनट आओ, पर उनसे पहले रोजगार, क्योंकि सुधांशु जी रोजगार का बड़ा सवाल है, और जो सर्वेक्षण मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं वो तीनों सर्वेक्षण आपकी सरकार को बहुत अंक दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो सर्वेक्षण का जो एक बिंदु है वो ये है कि करीब करीब ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब 46% लोग हैं वो ये कहते हैं कि रोजगार की स्थिति जो है वो बेहतर हुई है, बाकी सभी कहते हैं कि रोजगार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यानी ज्यादा आंकड़ा ये है जो मानता है कि रोजगार की स्थिति में सुधार। देखिए, एक तो चीज ये है कि रोजगार को लेकर जो एक धारणा है, रोजगार का अर्थ तो सिर्फ नौकरी, हमारी सरकार ने उसको बदलने का प्रयास किया है। स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप योजना, और मैं एक सीधा आंकड़ा देता हूं, मुद्रा योजना, जिसमें वो छोटे लोग जिनको 10,000 से 10 लाख तक का लोन चाहिए, यानी चाहे ऑटो चलाने वाला हो या कोई खोमचा लगाने वाला हो, ऐसे यदि 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने लोन लिए हैं मुद्रा के तहत, तो इसका मतलब यदि औसत एक रोजगार भी उसमें बढ़ा हो, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, तो 3.5 करोड़ तो बढ़ते हुए सामने दिख रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जनता की जो आपने बात कही थी, अभी 2 साल के साथ ही 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हुए हैं। असम में जहां हम एक ताकत तक नहीं माने जाते थे, हम प्रतिपक्ष भी नहीं थे, वहां जनता ने हमें पुरजोर समर्थन दिया है। केरल में हम 15% के लगभग मत पाए हैं, और बंगाल में भले ही सीटें आपकी ज्यादा हो, कांग्रेस और हमारा मत प्रतिशत लगभग बराबर है। तो जनता का भी जनादेश हमारे सामने है। और जो इन्होंने एक बात ये भी कही, एक और आंकड़ा कहूंगा, इसमें कोई वो बात नहीं, ज्यादा नहीं, जब इनकी सरकार थी तो क्या थी जी, विकास दर 5-5.5 के आसपास थी, और महंगाई दर 10 के आसपास, यानी महंगाई दर विकास के दर की दुगनी थी। अब क्या है, विकास दर 7.6 के आसपास, महंगाई दर 4.9 के आसपास, यानी हमारी पिछली सरकार में भी जो था, महंगाई दर विकास के दर की आधी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट हरीश जी, आंकड़ा जो है ना, ये आंकड़े साजी जो है, जो मैंने कहा आपको, आंकड़ा सर आंकड़े साजी आपकी भी सरकार, आप मुझे बताइए, आप देश में कहीं जाकर किसी बाजार में पूछ लीजिए, एक वस्तु अगर सस्ती हुई हो, मैं सुनिए सर, ये आप अगर बात कह रहे हैं तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं, जब आप सरकार में आए थे 10 साल पहले, तब आपने 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया था। तो महंगाई के मोर्चे हम नहीं कर पाए, सर महंगाई के होलसेल, महंगाई के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर आप कहेंगे हम नहीं कर पाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप सवाल उठाते तो आपको भी इस महंगाई पर बात करने का मुझे लगता है जनता हक नहीं देती, क्योंकि आपने भी महंगाई के मोर्चे पर नाकामी, मुद्दा बना करके हमको इलेक्शन में हराने का काम किया है। ठीक है सर, तो मुद्दा है सर, अगर मुद्दा है तो आप भी चुनाव बनाइए। थोड़ी कह सकते हैं कि आपने महंगाई कम नहीं की तो हम भी नहीं कर सकते। साहब, आपको भी हक है चुनाव में, आप जनता के बीच जाइए और कहिए महंगाई बढ़ी है, जनता अपना फैसला देगी। राष्ट्रीय आंकड़े को मान रहे हैं ना अंतरराष्ट्रीय आंकड़े को मान रहे हैं, तो ये किस ख्याली आंकड़े को मान रहे हैं वो बता दें। बाजी से अलग हरीश जी, आप क्या मानते हैं कि देश में बदलाव की शुरुआत हुई? एक जो तमाम सर्वेक्षण, उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। एक, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर लोगों ने इस सरकार को मोर देन 60% वोट दिए कि भ्रष्टाचार का कमी हुई है। दूसरा, विदेश नीति के मोर्चे पर 90% लोगों ने कहा भारत का रुतबा दुनिया में बढ़ा। ये सर्वेक्षण के नतीजे कहते हैं। और जैसे सुधांशु जी ने कहा, अगर चुनाव नतीजों को इसमें जोड़ दे तो आपको लगता है कि सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है? देखिए, जहां तक बात आंकड़ों की हो रही है उसमें तो ये भी नहीं मानने वाले हैं और वो भी नहीं मानने वाले।
पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, और जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो वोट किसको मिला है, सरकार किसकी बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये मान के चलता हूं कि जब दिल्ली और बिहार में हार हुई थी बीजेपी की, तो काम हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने कहा भाई हार गई पार्टी जी। अब असम के बाद ये टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति का। इस बात को अगर कांग्रेस समझ लेती कि असम में अगर कहीं भाजपा जीत गई तो नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि काम तो सरकार में चल ही रहा था ना, कोई भी सरकार हो। इन्होंने जो इनकी योजनाएं थी उनको बड़े अच्छे ढंग से लागू किया जी। ये जनधन योजना, आधार, मनरेगा, मोबाइल, ये सब कांग्रेस की देन है, ये बीजेपी की देन नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इन सारी योजनाओं पर ऐसा काम किया है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ पहली नहीं, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन भी और उसका गीत गाना भी। इनके यहाँ तो झगड़ा ही होता था, गीत कौन गाएगा जी। मतलब योजना किसी मंत्री की होती थी, दूसरा उसे पंचर करने बैठ जाता था। काम होता था, नहीं, गीत नहीं गाने वाले थे। नहीं, देखिए ये तो गीत गाने वाले नहीं थे। आपकी पार्टी ने तो मैं मानता हूं आपकी हमें आदत भी नहीं थी ना गीत गाने की। नहीं, ये नहीं है। आपकी पार्टी ने तो ऑफिशियली ये कबूल किया है कि हम मार्केटिंग में फेल हुए। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ये है कि जो आप काम कर रहे हो। नहीं, पर उसके साथ साथ एक बात हरीश जी जो आप कह रहे हैं, एक बात मैं उसमें जोड़ दूं कि अभी भी तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की जो इन चुनाव में भी हार हुई, इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस को इसी मुद्दे पर सरकार लोग बार-बार इस मुद्दे की सजा दे रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में बहुत गुना बढ़ा। एक मिनट, भ्रष्टाचार पे हम आएंगे। भ्रष्टाचार के उस मुद्दे पर, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस पर तो एक सेपरेट डिस्कशन भी कायदे से होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इनके टाइम में जो यूपीए 2 था, वो 100 तो भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ गया। कॉमनवेल्थ गेम, 2G, कोयला घोटाला, ये वो, मतलब हर साल। और इनके अपने ऑफिसर जो बनाए गए थे, वही ऑफिसर घोटाले बनाते रहे, आई मीन उनको उजागर करते रहे। तो इनकी तो झोली में सरकार डाल दी गई, और उसके बाद नेतृत्व ऐसा मिला। मैं ये कह रहा था कि जो योजनाएं थी उनका इम्प्लीमेंटेशन पहली बात। दूसरा काम क्या हो रहा है कि पूरी गवर्नमेंट एक साइनर्जी में काम कर रही है। बातें कम, काम ज्यादा है, और जो काम कर रहे हो सिर्फ काम की बात करो। और डिसिप्लिन जो इस सरकार के अंदर है कि इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जी, डिसिप्लिन भी, पार्टी और गवर्नमेंट। जी, ये जो परसेप्शन है, मतलब कांग्रेस पार्टी, ये परसेप्शन सीखने की बात है। ये परसेप्शन कहता है कि एक बदलाव की शुरुआत हुई है, ऐसा संकेत। परसेप्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट है। असम एक टर्निंग पॉइंट है, ये हरीश जी का कहना है। और अगर मोदी जी का, एक मिनट, एक मोदी जी का जो भाषण है असम का, वो अगर आप देख लें जी, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा संकेत है आने वाली राजनीति। चलिए, आने वाली राजनीति के लिए संकेत हरीश जी कह रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अभी तक आंकड़ोंबाजी की बात हुई, पर जनता क्या सोचती है उस पर थोड़ा सा विस्तार से और बात करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 3 सर्वेक्षण अगर पिछले एक हफ्ते में, उन तीनों के सर्वेक्षण ये कहते हैं कि देश की आधी से ज्यादा आबादी कह रही है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। इसमें क्या क्या बिंदुओं पर भी एक एक करके बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रकाश सूर्या, CPVC, PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल। याद तो है ना, 25 से 31 मई है आपके प्रीमियम की राशि के भुगतान की तारीख। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम के भुगतान हेतु आप अपने संबद्ध बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें। ये राशि बैंक की ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ली जाएगी। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर ये खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया, और खाली पैकेट, ये किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन? मेरा मतलब
ये वाली भी, ये वाली ना, मतलब हाँ वही है। बस अगर अब आपने फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? जी ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम है तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। जीवन की खुशहाली में न आने दे एक भी विराम, समय पर करें अपनी बीमा किश्त का भुगतान। याद रहे 25 से 31 मई तक आपके बीमा प्रीमियम की राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हम सब शपथ लेते हैं कि ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां ग्राहक को उसके अधिकार मिलेंगे और गंदगी का नामो निशान न होगा। हम हर सामान जांच परख कर खरीदेंगे, अपने घर व आसपास सफाई रखेंगे और कूड़ेदान का ही प्रयोग करेंगे। हम ग्राहक के रूप में सार्वजनिक स्थलों, बसों, ट्रेन, अस्पतालों आदि का लाभ तो उठाएंगे ही, पर उन्हें गंदा नहीं करेंगे। स्वच्छता पर देकर ध्यान, कामयाब बनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान। जागो ग्राहक जागो। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज नरेंद्र मोदी सरकार को 2 साल जो पूरे हो गए, उसी पर हम बात कर रहे हैं। क्या इस देश में बदलावों की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं और देश की जनता दरअसल क्या सोच रही है, इन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, हरीश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, और सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। सुधांशु जी, जब आप अच्छे दिनों की शुरुआत की बात करते हैं, उनके पास भी आंकड़े, आपके पास भी आंकड़े से अलग अगर मैं कहूँ, देश की जनता क्या सोच, चुनाव ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हरीश जी ने ये बात कहा, ठीक है, लेकिन कांग्रेस और बाकी लोग ये कहते हैं वहां 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी होता है जिसका फायदा बीजेपी को मिला। तो सिर्फ उसको ना देखिए, कुल मिलाकर देखिए कि देश की जो आम जनता है, वो कह रहे हैं महंगाई के मोर्चे पर भी, बाकी मोर्चे पर देश की जनता को क्या लगता है, आप कैसे आंकेंगे? देखिए, पहले तो यह तर्क मुझे बहुत युक्तिसंगत नहीं लगता है। हमारी भी तो 22-25 साल से गुजरात में सरकार है, 15 साल से हमारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी सरकार है जी। तो यदि इसी आधार पे होना था तो वो एक अलग विषय, जनता यह देखती है कि किसने सरकार में क्या काम किया। थोड़ा सा मैं हरीश जी से मतभेद रखना चाहूंगा। मनरेगा स्कीम तो कांग्रेस की थी भाई, मनरेगा में आप काम करिए और आपको प्रतिदिन का पैसा मिलेगा। होगा क्या, उस पैसे से बनेगा क्या, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। नो एसेट क्रिएशन, हमने एसेट क्रिएशन से लिंक किया। तो क्या हुआ कि आज मैंने तो कहा इम्प्लीमेंटेशन, आज स्थिति यह है कि कई लाख गांवों में उससे पोखर और जो जल संचयन की बॉडीज बनेंगी, और उधर क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि हमने उसी स्कीम को किया। उसी स्कीम में तो भ्रष्टाचार का विधान भी था और भ्रष्टाचार की नीयत भी थी। हमारे में दोनों से अंतर है। दूसरा, यदि हम ये कहें तो भाई पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा सबसे पहले कौन लाया था? छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार। तो बाद में कांग्रेस के दिमाग में आया होगा कि खाद्य सुरक्षा कोई लाना है, वो एक अलग विषय है। तीसरा मैं कहूंगा, ये बताइए, ये गिव इट अप कांग्रेस के दिमाग में था, जन धन योजना कांग्रेस के दिमाग में, आप कह दीजिए चलिए वो किसी न किसी रूप में रही होगी। तो ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कांग्रेस के दिमाग में था? इस ढंग की। और अब विदेश नीति पे एक बात कहता हूं, 2 चीजें मोदी जी ने करके दिखाया जो पूर्व की किसी सरकार ने विदेश नीति में की नहीं। नंबर 1, कल्चरल डिप्लोमेसी। भारत का एक सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया के तमाम देशों के साथ है, उसको पूरे स्वाभिमान के साथ सामने रखना। तीसरा, इंडियन डायस्पोरा, भारत वंशियों की एक भारी संख्या दुनिया के तमाम देशों में। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाके भारत वंशियों को एड्रेस ही नहीं करता था। अब वहां पर, अब जो इन्होंने कहा भाई प्रचार में हम लोग माहिर थे,
तो भाई अगर लाखों लोग वहां सुनने के लिए आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को, तो यह प्रचार है, यह नैसर्गिक आकर्षण है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कोई बता दे कि पूर्व में किसी सरकार ने किया हो, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड इंडियन डायस्पोरा। पर मीम अफजल साहब, आप कह रहे हैं 2 साल हाल बेहाल, ये आप नारा लेकर चल रहे हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन में कि 2 साल हाल बेहाल, ये क्या कांग्रेस के ऊपर आपने कहा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हाल शुरू हुआ था उसके बाद असम तक 2 साल हाल बेहाल कांग्रेस को लेकर है कि सरकार को लेकर? नहीं, देखिए मैं आपको कहूँगा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। कांग्रेस इस वक्त एक इतने ऐसे दौर से गुजर रही है जिसको आप कह सकते हैं क्राइसिस। आपने मुझसे उस दिन भी ये सवाल पूछा था जी कि क्या ये कांग्रेस का इससे बुरा कभी वक्त था? तो इससे बुरा वक्त भी मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी जी 12 विलिंगडन क्रिसेंट पर, आज ही हमारे हरीश जी कुछ जिक्र कर रहे थे उसका, कि 2 लोग थे वहाँ। आज आप 10 जनपद पर जाकर देखिए, आप कांग्रेस के दफ्तर में जाकर देखिए कितनी भीड़। तो सर उसको लोग नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बुरा वक्त जो है ना, बुरा वक्त जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसको कुछ लोग ये भी देखते हैं कि कांग्रेस में चापलूसी बढ़ गई। अभी पश्चिम बंगाल का हमने उदाहरण देखा कि वहां पर लोग साइन कर रहे हैं कि हम कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष और उनके प्रति ईमानदार रहेंगे, उनसे वो भरवाया जा रहा है। तो उसको आप चापलूसी भी कह सकते हैं। मैं इंदिरा गांधी की स्टेचर देखिए, चापलूसी तो जब सरकार में होते हैं, असल चापलूसी वो होती है, बीजेपी में हो रही नहीं हो रही है वो, ठीक है। अगर हमारे यहाँ हम बाहर पावर से हालत खराब है तब भी चापलूसी कर रहे हैं, तो आपको मुबारकबाद देना चाहिए। पर 2 साल बुरा हाल, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आधार क्या? जब मैंने आपको बहुत सारे आधार बताए, पर जो मैंने आपको सारे आधार बताए। पर सर निवेश, देश के 33 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, और आप कहते हैं कि फॉरेन विजिट से हमने डायस्पोरा को जमा कर लिया। ये बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। सुनिए, एक आंकड़ा ये 56%। मैं आंकड़े से अलग भी बात करूंगा। आंकड़े छोड़िए, मैं इन आंकड़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। मैं जमीन पर रहता हूं और मैं जमीन के आंकड़े बता रहा हूं। कामन आदमी परेशान है महंगाई से, कामन आदमी परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा, अगर आप जॉब नहीं मिल रही, नौजवान परेशान है। उठाकर आप यूनिवर्सिटियां बदल रहे हो और आप जाकर के लोगों को अलाउ कर रहे हो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले जाकर के बांटने का काम करो। हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, और आप कह रहे हो बहुत अच्छे साहब। गलत मैं नहीं कह रहा, मेरा कतई दावा नहीं है, सुधांशु जी कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आप बार बार कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं 56% लोग अभी भी आज कहते हैं कि बिजली पानी के मोर्चे पर अच्छा काम हुआ है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण, 18,000 से ज्यादा गांव में पहली बार बिजली पहुंची। आप कह रहे हैं 33, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 33 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिला। अभी तो सर 2 साल हुआ सरकार को, आपने इतने साल आजादी के बाद मुझे ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, 33% अभी पार्लियामेंट के अंदर सूखा मुझे और 33% को पानी न मिलना है, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है। मैं सूखे के भी आंकड़े हैं मेरे पास, 1/3 हिस्से में सूखा है। देखिए 2,55,000 गाँव जो है वो सूखे से प्रभावित है बुरी तरह से। मैं फिर कह रहा हूं सर, अब और आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, मैं नहीं कह रहा हूं सर अच्छे दिन आ गए, और आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कोई आंकड़ा है आपके पास, कोई सर्वे है आपके पास? मैं इन सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं इसमें ये मैं इस सर्वे को, अशोक जी ये इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक अच्छी मानसून हो जाए तो उसका सबको इंतजार है। ये जो अच्छे दिन आप कह रहे हैं ना, ये अच्छे दिन सिर्फ एक मानसून का इंतजार कर रहे हैं। वाले प्रधानमंत्री हो जाए तो अच्छा है, हम भी दुआ कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको आज बताऊं कि आज जो फोरकास्ट छपा अखबारों में मानसून के बारे में, उसके बाद सेंसेक्स जो है 550 पॉइंट बढ़ गया। दिल्ली में तो अच्छे दिन की शुरुआत होगी अगर मानसून आना अच्छे दिन। तो ये मीम अफजल साहब जो है, दिल्ली में मैं वैसे इनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर एक बारिश बढ़िया हो गई तो मैं समझता हूं कि जो ये महंगाई का आंकड़ा है वो भी फर्क ये नहीं, मैं वैसे नहीं, मतलब मैं पॉलिटिकल लेवल पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं देश के गरीब आदमी के लिए ये बारिश इतनी जरूरी है, जो शहर में रहता है उसके लिए भी जरूरी है। हरीश भाई पिछले 2 साल में बारिश हुई नहीं क्या? हाँ नहीं हुई ना, महंगाई फिर कहां से कहां जा रही है? 2 साल में सूखा ये बाकी एरिया अब कहिए ये भी आंकड़ेबाजी है क्या? 2 साल से सूखा है देश में, ये तीसरा साल है। और मैं आपको आज बता दूं कि देश में तीसरे साल लगातार सूखा कभी पड़ा नहीं ऐसा। ये 2 साल का, इसलिए लोग कह रहे हैं इस साल बारिश होगी। ये अगर बारिश ना हुई, मतलब आई एम फ्राइटेंड बाय दैट सिनेरियो। मेरे पास समय बिल्कुल एक छोटी सी बात, क्योंकि ये बार-बार ये एक बात बार-बार आती है कि इतने गांव में पानी नहीं है, इतने गांव में बिजली नहीं है। सवाल ये कि इसके लिए तो किसको दोषी आप माने? क्या आपको लगता है कांग्रेस एक बात मैं आपको बताऊं, सरकार आजादी के बाद रही तो? एक मिनट देखिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाना और पानी पहुंचाना ये केंद्र सरकार का काम नहीं जी।
केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार को दावा भी नहीं करना चाहिए। देखिए एक मिनट, मेरा कहना यह है कि बिजली का उत्पादन करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, जो पीएसयूज हैं, वो करती हैं। जी। और उसके लिए नेशनल ग्रिड बना के उसको सप्लाई करना। उसके बाद राज्य सरकारें उनके बिजली बोर्ड उठाते हैं। पानी की सप्लाई भी राज्य सरकारें करती हैं। उनको दावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप दोनों आपस में लड़ लो। लेकिन मेरा कहना यह है कि बिजली और पानी का जो घर, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार के पास है क्या। केंद्र सरकार के पास डायरेक्ट रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, जो महकमे हैं उनके, इन सब पर हम बात करें। लेकिन अभी समय इनकम टैक्स है। संक्षेप में सुधांशु जी, आपसे एक आखिरी बात, क्या आपको लगता है इन 2 साल में कोई चीज है ऐसी, कोई बिंदु ऐसे है जहां पर सरकार अब तक जो है लोगों को अच्छे दिनों का एहसास नहीं करा पाई, और शायद आप चिंतन करें कि अगले 3 साल में कैसे उसकी शुरुआत हो पाए? कुछ चीजें हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करें। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं दिखे, उनसे पूछिए भ्रष्टाचार की कोई खबर दिखी नहीं। 2 साल बाद भी दिख रही तो कांग्रेस की ही भ्रष्टाचार की खबर। उनसे पूछिए, उस औरत से पूछिए जिसके जो उसमें धुएं में, कोयले के धुएं में खाना बनाती थी और उसको अब गैस मिलनी शुरू हो गई, उसके आंख के आंसू पूछ गए। उनसे पूछिए, उन नौजवानों से पूछिए जो क्लास 4 की नौकरी के लिए जैसे ही आता था कॉल लेटर तो कहां जुगाड़ लगाया जाए उसमें लग जाते थे। इंटरव्यू समाप्त, अब सीधे पारदर्शी प्रक्रिया से होगा। उस किसान से पूछ लीजिए जिसको वो किसान बीमा योजना मिली है जहां बुआई से पहले भी बीमा है और कटाई के बाद भी है, यानी खड़ी और पड़ी फसल दोनों पे है। इसलिए वो विषय छोड़िए। और अंत में सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि कहा जाता था इनके रिजीम में, द स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर इंटरनेशनल लेवल पे। ब्रिक्स में कहा जाता था कैन आई सस्टेन इन ब्रिक्स, और आज कहा जा रहा है इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। इसलिए मैं एक वाक्य में कहूंगा कि जो मोदी जी ने 2 साल में किया है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। चलिए, आपने कविता के साथ 3 शुरुआत की। कंट्रीज के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान, चाइना और नेपाल पड़ोसी देशों से हम रिश्तों के किस कगार पे खड़े हैं, ये सारे देश को मालूम है। ठीक है, ये एक बिंदु है जिस पर सरकार से मैंने भी कहा कि सुधांशु जी से पूछा था, हालांकि सुधांशु जी ने उसका जवाब नहीं दिया। कुछ बिंदु जरूर ऐसे होंगे जहां पर अभी सरकार को बहुत काम करना बाकी है। अगर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मान भी ले इस दावे को, तो भी अभी बहुत सारे चीज होनी बाकी है। और उम्मीद ये करें क्योंकि सरकार का 40% जो समय था वो बीत चुका है। उम्मीद ये करें कम से कम 60% समय में, बचे हुए 60% समय सरकार और तेजी से काम करे ताकि जिस बदलाव का जो वादा किया गया था वो वादा जो है वास्तव में पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।